हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम चाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 22nd of September 2021. So before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube. You can follow us on Instagram, Facebook and Telegram. Now let us move on to the main topic. So the first important news is about the SAARC ministerial meet. हाल ही में जो न्यूयॉर्क में यूएन की मीट होती है हर सालाना बैठक में, उसके तर्ज पर हर साल सार्क के लीडर्स दैट इज़ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ द रीजनल कंट्रीज़, जो कि एक 8 देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया के देशों का, नेमली मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान एंड इंडिया। ये हर साल जब भी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली UNGA की बैठक होती है न्यूयॉर्क में, उसी के साइडलाइंस पे समिट लेवल टॉक्स होती है। नाउ समिट लेवल टॉक्स क्या होती हैं? समिट लेवल टॉक्स मीन्स जहाँ पर उस के हेड ऑफ गवर्नमेंट्स यानी जो अलग अलग देशों के गवर्नमेंट के जो हेड्स होते हैं वो आपस में बैठकर चर्चा करते हैं। हाल ही में भारत द्वारा या और भी सार्क के अन्य देशों द्वारा इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है बिकॉज पाकिस्तान वांटेड टू मेक तालिबान एज अ मेंबर ऑफ द सार्क मीटिंग, क्योंकि ऑफिशियली अफ़गानिस्तान इज़ अ मेंबर ऑफ सार्क, लेकिन वहाँ पर अफ़गानिस्तान की चुनी हुई सरकार मेंबर है, ना कि तालिबान। और इसी मुद्दे पर पाकिस्तान वांटेड टू इंसिस्ट कि टू टेक अलाउ अफ़गानिस्तान इनटू दैट मैटर, और बाकी अन्य देशों ने फिर इसका विरोध करते हुए सार्क मीटिंग को कैंसिल कर दिया। नाउ व्हाट इज़ है फॉर आवर पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द UPSC एग्जामिनेशन इज़ फर्स्ट यू शुड नो that there are 8 countries in SAARC organizations and it is and most important organization in the South Asian region. उसके अलावा there are other associations like BIMSTEC. Okay, BIMSTEC. So we'll see what are the important regions. So as you can see there are 8 countries in the SAARC association countries, और basically 1985 में ढाका में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके 8 मेंबर्स हैं। पहले 7 मेंबर्स थे, बाद में फिर अफ़गानिस्तान को उसको एंट्री मिली, सो ये न्यूएस्ट मेंबर है उसके 13वें समिट में। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली मीटिंग हुई 1981 में, यहाँ पर ये अनऑफिशियली मिले, देन लेटर ऑन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ढाका ऑन 1985। इनिशियली इट वाज अ 7 मेंबर्ड बॉडी, लेटर ऑन इट बिकम अ 8 विथ अफगानिस्तान बीइंग द लेटेस्ट नंबर टू बी एडेड। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सो इसका हेडक्वार्टर है नेपाल के काठमांडू। सो द हेड ऑफिस सार्क इज़ इन नेपाल एंड दैट इज़ नेपाल इज़ द चेयरमैन of the SAARC and headquarter is at Kathmandu. Kathmandu is the capital of Nepal. इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस पर काम करता है ये? सो इट हैज़ सम प्री डिफाइंड प्रिंसिपल्स दैट इज रेस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी, इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। मीन्स एक जो दोनों के देश हैं, जो 2 देश हैं, वो अपने अपने क्षेत्र की इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे और एक दूसरे की टेरिटरी में एंटर नहीं करेंगे, एक दूसरे की टेरिटरी का सम्मान करेंगे। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होगी, इंटरनल नॉन इंटरफेरेंस मैटर, जो कि आंतरिक मामले होंगे उसमें कोई ये देश आपस में दखल नहीं देंगे, और म्यूचुअल बेनिफिट पर काम करेंगे, यानी कि इस तरह से चीज़ें काम करेंगे जो एक दोनों देशों को इक्वली बेनिफिट हो। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है और उसी से फिर आगे चलकर ऑब्जेक्टिव है। लेकिन हाल के दिन में ये देखा गया है कि ड्यू टू द राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, द सार्क इज़ नॉट एबल टू वर्क और अचीव द बेसिक ऑब्जेक्टिव। जो जिस तरह का कॉपरेशन हम साउथ एशिया में चाहते थे, जस्ट लाइक कि एक यूरोपियन यूनियन का कॉपरेशन है, उस तरह का कॉपरेशन सार्क नहीं बन पाया है। उसका बेसिक रीज़न ये है ड्यू टू द फर्स्ट वन इज़ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लैक ऑफ ट्रस्ट एंड अनहेल्दी रिलेशनशिप, नंबर 1। नंबर टू ये डिपेंड करता है कि यूरोपियन यूनियन की जितना पैसा सार्क रीजन में नहीं है। केवल इंडिया ही एक रिच कंट्री है उन रीजन में, और अभी इंडियन की पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो बहुत पीछे है। सो इकोनॉमिकली भी वी आर नॉट गुड। एंड सेकेंड इज़ चाइना इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू वू दिस मीटिंग्स। सो वो बांग्लादेश के साथ हो, मालदीव के साथ हो, श्रीलंका के साथ हो, चाइनीज़ इंटरफेरेंस इज़ ऑलवेज देयर एंड दैट इज़ वाई इन सारे रीजन्स की वजह से सार्क नहीं काम कर पा रहा है जो उसको एक्चुअली करना चाहिए था। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ सार्क। और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि दीज कंट्रीज़ कैन सिट टुगेदर, और उसका एक अल्टरनेटिव हमने निकाला है। अगर सार्क नहीं काम कर रहा है तो वी आर वर्किंग इन बिम्स्टेक्स, जिसमें बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। इस तरह की कंपनीज हैं, इस तरह के देश हैं जो एक अलग से कॉपरेशन बना रहे हैं इंडो पैसिफिक एंड नियर बाई रीजन्स में, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंपॉर्टेंट रीजन्स। सो इट इज़ एन अल्टरनेटिव। बिम्स्टेक
is the main organization. BIMSTEC is the alternative of the SAARC region in that particular region. So ये था SAARC के बारे में. अब देखते हैं दूसरा important article. Now very next important article is about the police reforms. पुलिस रिफॉर्म के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है कि रिसेंटली जो 22 सितंबर है उसको पुलिस रिफॉर्म डे की तरह मनाना चाहिए. वाई? बिकॉज इसी दिन एक हिस्टोरिक जजमेंट आई थी इन द केस ऑफ प्रकाश सिंह एंड अदर्स. सो प्रकाश सिंह जो फॉर्मर डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने केस किया था रिगार्डिंग द पुलिस इंडिपेंडेंस एंड देयर फंक्शंस, और उसी पर सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन, एक जजमेंट थी, उसी को पुलिस रिफॉर्म की क्षेत्र में एक गाइडलाइन माना जा रहा था. और बहुत से स्टेट्स ये माना गया था कि स्टेट्स इसको लागू करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है. और इसी पर ये इन्होंने कहा था कि एक 7 पॉइंट एजेंडा दिया गया था, लेकिन स्टेट्स अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट फॉलोइंग इट, एंड दैट इज़ वाई पुलिस रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के समाज में, बिकॉज द सोसाइटी इज़ चेंजिंग. और आज जो लॉ हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ वेरी ओल्ड. ठीक है, इवन मैकेलूस के टाइम से जो लॉ चला हुआ है 18वीं-19वीं सदी का लॉ वी आर अप्लाइंग इन दिस टाइम. सो वी नीड टू मेक बेटर पुलिस, एफिशिएंट पुलिस, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अ सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग करने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ वाई वी नीड टू चेंज. और अगर इन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स को, इन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को भी, गाइडलाइंस को भी अगर हम फॉलो करेंगे तो बहुत हद तक चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. सो देखेंगे कि क्या क्या गाइडलाइंस थी. सो द केस वार प्रकाश सिंह एंड अदर्स, और 3 जजेस बेंच थी जिसमें YK सबरवाल, CK ठक्कर और PK बालासुब्रमण्यम ने डिस्टॉर्शंस एंड एब्रवेशंस इन द फंक्शनिंग ऑफ पुलिस पर एक 7 सिग्निफिकेंट डायरेक्शंस दिए थे, जिसमें सबसे पहला था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पोस्टिंग. तो उन्होंने बताया कि एक छोटे से लेकर बड़े तक पोस्टिंग की, यानी कि फ्रॉम द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, यानी कि जो हमारा SHO होता है, स्टेशन हेड ऑफिसर, से लेकर बड़े बड़े डिपार्टमेंट तक सारे की सारी पोस्टिंग किस पे होना चाहिए, मेरिट पर होना चाहिए. और इसी के लिए एक पोस्टिंग कमीशन बनेगी. आज की प्रोसेस क्या है? सो आज की प्रोसेस ये है कि पोस्टिंग होती है उसके लिए जो लोग लीडर्स के साथ जिनका कनेक्शन बना रहता है. अब क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर को अच्छी पोस्टिंग चाहिए, सो ही हैज़ डेवलप्ड अ गुड रिलेशनशिप विद द लीडर, एंड व्हाट ही डज इज़ ही स्टार्ट्स नेग्लेक्टिंग हिज बैड डीड्स. उसके द्वारा किए गए गलत कामों को नेग्लेक्ट कर रहा है, और भी चीज़ आगे चलकर पीछे होना चाहिए. उसी तरह से आगे भी चीज़ें हैं जैसे कि चेरी पिकिंग होती है. द वर्ड इज़ कॉल्ड चेरी पिकिंग. लीडर्स, ऑफिसर्स, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बन जाता है कि जो ऑफिसर उनका काम करा सकता है उसकी प्रॉपर पोस्टिंग होगी, और कि ये कहीं ना कहीं आगे चलकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को जन्म देता है. दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. Organized crime, that is called part of an organized crime, and it takes in the basic efficiency and how to work. और इसी वजह से एक पोस्टिंग कमीशन बनाया जाए ताकि ये हो कि लीडर्स और पुलिस के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन हो ही नहीं. अगर पुलिस को अपनी पोस्टिंग की चिंता नहीं है, इफ़ दे आर बीइंग पोस्ट ऑन मेरिट, सो बेटर एंड एफिशिएंट पुलिस पर्सनल विल बी अलाउड, एंड दैट इज़ वाई दे विल बी सेंट एंड दे विल डू बेटर ड्यूटी. और जो लीडर्स का एक फेवर और पर्सनल वाला जो रीज़न है वो नहीं होगा. और पुलिस ऑफिसर्स जो पुलिस पॉलिटिशियन के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के पीछे लगे रहते हैं, दे विल फोकस मोर ऑन देयर ड्यूटी, और चेरी पिकिंग विल बी ओवर, एंड दैट इज़ वाई अ बोर्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड. सो सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन थी कि यू हैव टू एस्टैब्लिश अ बोर्ड. सो राज्य सरकारों को इसके बारे में सोचना चाहिए. अगर दे रियली वांट टू डू पब्लिक सर्विस, सो दे शुड डिपेंड. बट अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ द स्टेट, irrespective of the party lines, none of the states has implemented these guidelines, which is a very sorry state of affair in our administrative policies and administrative structure. Secondly, it was also based on कि UPSC की भी उसमें मदद ली जाए कि सही व्यक्ति की सही जगह पर चुनाव हो, उसका एक प्रॉपर ACR बने, और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ का पोस्टिंग से दूर दूर तक रिश्ता ना रहे. सेकेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक सिक्योरिटी कमीशन बने सेंटर में और स्टेट में. सेंटर और स्टेट के ऑफिसर्स को मिलाकर एक सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया जाए जो राज्य की अपनी अलग अलग सिक्योरिटी और पुलिसिंग पॉलिसी को बनाए, और उसी चार्टर्स पर राज्यों की पुलिस काम करे, ताकि इसमें भी जो पुलिसिंग में एक नॉन इंटरफेरेंस बना रहे. दैट विल इंसर्ट रॉबस्ट पॉलिसी मेकिंग भी अच्छी हो और इन्फ्लुएंस मेकिंग नहीं होगी. सो देयर विल बी बेटर एफिशिएंसी दैट लीड टू अ बेटर कम्युनिटी पुलिसिंग. ऑल्सो कि पुलिस को अनवांटेड पॉलिटिकल प्रेशर से बचाने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं. और एक बार जब पुलिस के पास प्रेशर नहीं रहेगा तो दे विल बी एबल टू वर्क फ्रीली, बिकॉज देर आर वेरी एफिशिएंट पुलिस पर्सन, दे आर डूइंग देयर जॉब. बट व्हाट इज हैपनिंग इज दे हैव टू टेक साइड्स ऑन द पॉलिटिशियन फॉर बेटर पोस्टिंग, बेटर abstention, and that is why the crime starts, and that is why the neglection
starts. So crime only takes place when it is being neglected. किसी एक ग्रुप का, किसी ऑपोजिशन पार्टी के क्राइम्स आपको दिखते हैं, लेकिन द पार्टी इन फेवर विल नॉट बी सीन एज अ कल्प्रिट. दैट इज़ वाई वी नीड टू सेपरेट. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ही सेड इज टू सेपरेट. पुलिस के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, फिर केस क्या, इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, सो इन दोनों सब्जेक्ट्स को हमें अलग अलग करने की ज़रूरत है. अभी हो ये रहा है कि वी आर नॉट हैविंग ट्रेंड ऑफिसर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन बिकॉज क्राइम इन्वेस्टिगेशन इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस. इट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क, स्किल, ethics, and maintaining law and order is just related to power and management of person. So now it is very important to bifurcate people on the basis of handling of the situations, that is law and order, another based on crime investigation and prevention of crime. So prevention of crime is based on the study of the crime that is happening, and in order to study that crime we need a highly analytical people so that they can study the crime and they can prevent the crime from happen. So तीन अलग अलग functions को we need to differentiate for getting better and efficient results. And that is why उसके बाद एक कंप्लेंट अथॉरिटीज़ बनाने की ज़रूरत है कि अगर इन पुलिस ऑफिशियल्स को हमने ऑटोनॉमी दे दी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से दूर कर दिया, बट उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन चेक करेगा? सो देयर विल बी अ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटीज़ रहेगी, वो फिर इन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लेगी अगर इनके खिलाफ कोई किस तरह का केस किया गया. एंड दैट इज़ वाई इन सारे चीज़ों को अगर हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो पुलिस का बेसिक काम है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू इन्वेस्टिगेट एंड टू बिल्ड अ प्रॉपर गुड सोसाइटी, वी नीड डेफिनेटली कैन एबल टू अचीव दिस एंड दिस इंटरेस्ट विल बी एबल टू अचीव. एंड दैट इज़ वाई द ओनस, ये सब करने की जिम्मेदारी ऐसे तो राज्य सरकारों की है क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिसिंग है, वो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो अभी तक ऐसा नहीं किया है. सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ ओनस ऑफ गेटिंग इम्प्लीमेंटेड, ये हमारे ऊपर है कि हम किसी भी घटना पर, कोई भी रेप की घटना हो या कोई भी क्राइम हो, हम एक्साइटेड में आ जाते हैं एंड वी नीड सेड कि इसका एनकाउंटर कर दो और गुस्सा आ जाता है, कुछ समय के लिए मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन उसके बाद सब ठंडे बस्ते में चल जाता है. जो एक्चुअल इशू है दैट इज़ द पुलिस रिफॉर्म, पुलिसिंग को बढ़िया करना है, उस पर कभी बात नहीं होती. इट इज़ नॉन इशू इन इलेक्शंस, सो इट कैन बी ईजिली डेल्ट विथ एंड इट शुड बी ईजिली डेल्ट विथ in order to acquire better position and better policing society and how to react and make a better society in the world. Moving on to another important article against NEET. Retired सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, ही इज़ रिटन वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल कि नीट जो हाल ही में चर्चा में रहा है, खासकर कि साउथ के स्टेट्स बेसिकली तमिलनाडु इज़ अपोजिंग द नीट. सो ही इज़ पुटिंग देयर ओन पॉइंट्स कि नीट की क्या प्रोविजंस है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नीट को अपोज कर देना चाहिए, व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑल्सो. सो रिसेंटली ये देखा गया कि भारत जो है उसमें नीट के खास करके जो नेशनल इंजीनियरिंग जो टेस्ट होती है, नेशनल लेवल टेस्ट एंट्रेंस के लिए जो टेस्ट होती है, खास करके मेडिकल एग्जाम्स में एंड पैरामेडिकल एग्जाम्स में फॉर गेटिंग MBBS सीट्स, नाउ इसमें देयर हैज़ बीन अ काइंड ऑफ अ स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम द सदर्न स्टेट्स. उनका ये कहना है कि those people who are aware, those people who are rich, those people who are acquainted, they get easily in the coaching admissions and then they qualify. तो उनके लिए रूरल लेवल के लिए, ओके, डिप्रेस्ड क्लास के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं, ये नुकसान हो रहा है. तो उस पर हम चीज़ें देखेंगे. सो बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू से दैट इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, और फेडरल कंट्री में जो फेडरेशन होता है उसमें स्टेट एंड सेंटर के पास कुछ पावर्स डिवाइडेड की जाती हैं बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. और इसीलिए आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें केवल यूनियन के पास होती हैं, कुछ चीज़ें स्टेट्स के पास होती हैं और कुछ चीज़ों को कॉन्करेंट रखा जाता है, यानी कि दोनों चीज़ काम कर सकती हैं. एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है. दैट मीन्स कि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी लेजिस्लेशंस हैं वो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें, यूनियन गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ कैन इम्प्लीमेंट एंड बोथ कैन मेक लॉज रिगार्डिंग इट. लेकिन रेगुलेशन, वाइंडिंग अप और यूनिवर्सिटी को बनाना, बंद करना, उसके अंदर के मैनेजमेंट के रूल, वो एक्सक्लूसिवली स्टेट सब्जेक्ट है, खासकर कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का. तो इस पर पार्लियामेंट भी चाहे तो कोई रूल नहीं बना सकती बिकॉज इट इज़ अ कम्प्लीटली स्टेट सब्जेक्ट. सिमिलरली स्टूडेंट्स के अपॉइंटमेंट, टीचिंग फैसिलिटी का अपॉइंटमेंट, फैकल्टी का अपॉइंटमेंट, एग्ज़ाम का कोड ऑफ कंडक्ट, रिजल्ट, डिग्रीज, सिलेबस आर वेल विद इन द राइट्स ऑफ अ यूनिवर्सिटी. ये सारे के सारे काम जो है वो यूनिवर्सिटी के काम है. और क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, अगर वो स्टेट यूनिवर्सिटी है तो उसमें पार्लियामेंट कोई रोल नहीं कर सकती. लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं टू डिक्लेयर द स्टैंडर्ड्स एंड सिलेबस. स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स इन द हायर एजुकेशन. उच्च शिक्षा में किस तरह के स्टैंडर्ड्स रहेंगे, सिलेबस का लेवल क्या रहेगा,
किस तरह से एंट्री प्रोसीजर रहेगी नेशनल लेवल पर, और इन अलग अलग राज्यों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बनाने का काम ये यूनियन का है। और इसीलिए चीज़ों को बहुत ही इम्पॉर्टेंटली समझने की आवश्यकता है, बिकॉज क्योंकि एजुकेशन इज इन करंट लिस्ट, सो बोथ सेंटर एंड द स्टेट्स कैन मेक लॉ रिगार्डिंग इट, एंड universities are exclusively subject of state list, but coordination among different universities of the different states and declaring or determining of their standards of the higher education is the union subject, is subject of union. So there is a need to be a better functioning. अगर फेडरलिज्म को बनाए रखना है तो what we need to do is it should be consultative. यूनियन को राज्यों के साथ कंसल्ट करके जो स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए जो भी रूल है, रेगुलेशन है सेट करने हैं, दे शुड बी डन विद द कंसल्टेशन, बिकॉज कंसल्टेशन इज़ की इन द फेडरलिज्म. बट व्हाट द ऑथर इज सेइंग कि ऐसा हो नहीं रहा है, और यूनियन को बेसिकली स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए बिकॉज फिक्सिंग सम स्टैंडर्ड्स. बट इन केस ऑफ तमिलनाडु एंड नीट इट इज़ नॉट हैपनिंग. यूनियन इज़ यूनिलैटरली खुद से अपने हिसाब से ही लॉज फिक्स कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू हैम्पर द सो कॉल्ड कंडीशन. और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो वर्ड है कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सिलेबस में जो वर्ड है कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब ये नहीं होता है कि केवल इवेल्युएशन, लेकिन आपको साथ में बिल्कुल हार्मोनाइजिंग द रिलेशनशिप फॉर द कंसर्न एक्शन, दैट इज इट इज़ मैंडेटरी और इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, इट इज़ एन इंक्लूसिव इम्परेटिव दैट यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकारें राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक सिलेबस स्टैंडर्ड डिसाइड करें और फिर अलग अलग राज्यों के बीच की यूनिवर्सिटीज़ के कोऑर्डिनेशन को देखें. टू द वेरी बेसिक एम शुड बी, थीम शुड बी और द मोटो शुड बी इम्पार्टिंग बेटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द यूथ्स. ये होना चाहिए बेसिक एम, ना कि लेजिस्लेटिव पावर, फाइट फॉर द लेजिस्लेटिव स्पेस कि आई हैव द राइट ओवर यूनिवर्सिटी, आई हैव द राइट ऑफ एजुकेशन, आई हैव द राइट ऑफ लॉ, आई हैव द राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. These should be not done, but it should be a consultative manner in a contributive sectors. और कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो नीट के जो रिज़ल्ट आए हैं, स्पेशली वो बच्चे जो नीट में क्वालिफाई हो रहे हैं, वो दे आर नॉट दैट वन हु आर डायरेक्टली गेटिंग पास फ्रॉम 12 स्टैंडर्ड्स. नॉट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग. यू कैन डायरेक्टली कोट दिस आंसर्स इन द एजुकेशन रिफॉर्म्स. व्हाट इज हैपनिंग इज कि ऑथर का ये कहना है कि बेस्ड ऑन अ सर्टिकुलर रिसर्च ही हैज़ फाउंड दैट वो बच्चे जो जस्ट 12th पास हैं, दे आर गिविंग 2 or 3 years फॉर प्रिपरेशन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड देन दे अपीयर फॉर नीट एंड देन दे गेट एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेजेस. तो इसमें 2-3 साल जो है उनकी उम्र एक्स्ट्रा लग रही है. और ये ज़्यादातर वो बच्चे हैं दोज हु कैन अफोर्ड कोचिंग, दोज हु आर फ्रॉम मिडिल और हायर मिडिल क्लास. बट पीपल फ्रॉम द लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, vulnerable sections of the society, depressed class are not able to clear because they do not have that much of amount, that much of money, that much of resources to get prepared. There are 2 points. One, they do not have that much of resources, money to get prepared. Secondly, they are hand to mouth condition. उनकी conditions ऐसी नहीं है कि वो 2 साल वेट करें और फिर एग्ज़ाम दे. 2 साल के अंदर उनके खाने पीने की प्रॉब्लम हो जाती है. दे आर सम इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड, सो दे हैव टू वर्क. और इसीलिए ये कहीं ना कहीं एक अनफेयर है. इफ़ रियली वांट एन इक्वल सोसाइटी एंड इक्विटी इन द सोसाइटी, व्हाट वी नीड टू डू इज़ टू मेक इक्वल चीज़ें. एंड दैट इज़ वाई द तमिलनाडु बोर्ड को अपने यहाँ पर सेटल करने की आज़ादी देनी चाहिए. दे शुड बी अलाउड टू सेट देयर स्टैंडर्ड्स. Therefore, it is a constitutional obligation of the state to ensure equality in the public health. So, राज्यों की ये जवाबदारी बिल्कुल है कि they have to state a standard of education, a standard of syllabus, but केंद्र सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि ये देखना कि समाज में इक्वलिटी बनी रहे. So, इसके लिए the author is proposing that there should be Tamil Nadu board or Tamil Nadu board should be allowed some local level of test so that they can be allowed to get admissions in the local medical colleges. NEET should not be made compulsory in the medical college. बस इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट क्या होंगे? दिस आर्ग्यूमेंट इन द अगेंस्ट इज स्टैंडर्ड. अगेन कॉम्पिटेंसी. इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट दैट कॉम्पिटेंट, उसके अंदर इतनी क्वालिटी नहीं, उसके अंदर उतनी कुव्वत नहीं है,
and then he will be fighting for a doctor. Now what kind of services he will be or she will be giving? So at least we need to maintain a standard or region or particular criteria for a professional service. We have seen these examples in engineering service also. The way different engineering colleges have been mushroomed in the country, and the quality of those engineers coming out of the college are actually substandard. They are nothing but a dignified BA program. So we do not want that kind of conditions, especially in the medical field, because they are directly handling with the health of the people, and that is why a standard maintenance is very, very important. So we need to set a particular standard. Yes, those who are unable to get these things, they should be given some extra हेल्प, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज. स्टेट गवर्नमेंट्स हो या राज्य सरकार हो, उनको कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स चलाने की ज़रूरत है. दे नीड टू रन डिफरेंट प्रोग्राम्स इन डिफरेंट एरियाज सो दैट दे कैन बी हेल्पफुल. स्टेट लेड प्रोग्राम्स कैन बी ऑल्सो डन. सडनली देयर इज़ ऑल्सो बी फाइंड कि ये जो लोग नीट क्लियर करके, बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, मोस्टली वो शहरी क्षेत्र से आते हैं, तो ये लोग मेडिकल प्रैक्टिस करने के बाद आफ्टर गेटिंग एडमिशन्स एंड आफ्टर गेटिंग पास्ड आउट, दे मूव आउट ऑफ द कंट्री or they only remain in the urban areas. But more problem, the real India is in the rural areas, and there are also some problems of medical facilities in the rural areas, so they are not ready to serve in the rural. ग्रामीण क्षेत्रों में ये लोग सर्व करने के लिए रेडी नहीं है, तो क्यों ना कुछ ग्रामीण यूनिवर्सिटीज़ बनाया जाए, कुछ गांव के क्षेत्र को, कुछ गांव के व्यक्तियों को लोकल रिजर्वेशंस दिए जाएँ, लोकल कोटाज दिए गए, ताकि दे हैव टू मैंडेटरीली फर्स्ट टू सर्व. और वो अगर गांव का ही व्यक्ति है, इफ ए पर्सन इज फ्रॉम रूरल एरिया, he will be living there and he will be able to serve the living people. So we need to focus on more on the rural universities. Government support should be clear, and vernacular language, local भाषाओं में, because at the end of the day the basic motto is to generate doctors, to generate professionals. Language is just a barrier, even if he is in English or Tamil or Marathi or Malayalam. The basic idea is knowledge and ability. So we need to design courses which are in vernacular languages. So ये कर सकते हैं कि NEET exams should be held in regional languages also, local languages also. There should be some local related questions also, some local things, and that is why more universities in the rural areas, more hospitals in the rural areas, so that they can be easily placed. Just to scrap the exam to make a substandard level is not going to help, because it will create the same scene as it is creating in the engineering section. What we need to do is maintain the standard, but definitely help those people who are in the vulnerable section, those people who are the depressed section, and to get better opportunity, because at the end of the day the basic idea is to have good doctors and good service. So we should do every possible thing in that particular region. So this was all for today's video. We'll see you in the next video. Till then, Jai Hind.